जिसके सुनने का इंतजार क्या अरावली की पहाड़ियां बचेंगी या खत्म हो जाएंगी? अरावली पूरी तरीके से बचेगी। क्या आप अरावली को नई माइनिंग को खोलेंगे? अभी तो सवाल ही नहीं उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा है कि हर जिले का एक व्यापक मैनेजमेंट प्लान बने। उस 500 साल का गैप कैसे हम पूरा करें? ये लगातार कंटिन्यू प्रोसेस होता है। इकोलॉजी एज ए इवोल्यूशन होता है। कहीं न कहीं माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े बिजनेसमैन को दे रही है। क्या ये आरोप गलत है? गलत है, झूठ है। मैं पूरी तरीके से नकारता हूँ। पावर प्लांट्स को अभी तक बंद नहीं किया गया है, उन पे रोक नहीं लगी। ऐसा नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के आसपास 7 लगे हुए हैं उनमें से 6 में लग गए। उन्हीं राज्यों को चुनते हैं जहां आपको समझ में आता है जीत है। ये वजह क्या? आपकी स्ट्राइक रेट संगठनात्मक शक्तियों की एक अलग तरीके से व्याख्या होने लगी। सच्चे मन से काम करता हूँ, झूठ बोल के मैं काम नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। आज चर्चा उस बात की जिसको लेकर लोगों के मन में आशंकाएं हैं, भ्रम है और बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास किस कीमत पे, और शायद इसी बात की चर्चा है। लेकिन आज इन तमाम सवालों का जवाब हम उस व्यक्ति से दिलाएंगे जिसके सुनने का इंतजार आप लोगों को है। वो खुद अरावली के बेटे जाने जाते हैं, अलवर के सांसद भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, और शायद उनसे बेहतर आज इन तमाम सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। आपका बहुत बहुत स्वागत है भूपेन जी। अरावलीज को लेकर एक जबरदस्त चर्चा आपने देखी, डिबेट है और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या अरावली की पहाड़ियां बचेंगी या खत्म हो जाएंगी? अरावली पूरी तरीके से बचेगी, सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरी प्रतिबद्धता है और ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है। सर, जिस तरीके से एक चर्चा है जिसको लेकर एक्चुअल भ्रम है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है, जो गाइडलाइंस हैं सर्वे ऑफ इंडिया, कि 20 मीटर से लेकर 100 मीटर तक में कंस्ट्रक्शन हो सकता है। ये भी बात कही गई, मैं वो पूरा वर्डिक्ट लेकर आई हूं अपने साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसमें खास तौर पे बात किया गया है कि मंत्रालय को आइडेंटिफाई करना है 4 कैटेगरी में: इकोलॉजिकल सेंसिटिव, कंजर्वेशन क्रिटिकल, restoration priority areas within the Aravali landscape where mining shall be strictly prohibited or permitted only under exceptional and scientific justified circumstances. तो बेसिकली आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आखिरकार कितने में माइनिंग हो पाएगी। ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 20 मीटर से 100 मीटर में हो सकती है। आप जो लाइन पढ़ रही हो इसमें कहीं ये लिखा ही नहीं है। ये जो चीज लिखी है, ये डायरेक्शन है कि अरावली क्षेत्र में जो माइनिंग होगी उसके लिए एक मैनेजमेंट प्लान बनना पड़ेगा। मैनेजमेंट प्लान फॉर साइंटिफिक माइनिंग। जब मैनेजमेंट प्लान फॉर साइंटिफिक माइनिंग जो है ICFRE द्वारा बनाया जाएगा, उसमें यह बनाया जाएगा कि जिस जगह पर माइनिंग की परमिशन दी गई है या की जा रही है वो कितनी इकोलॉजिकल सेंसिटिव है, उसी के हिसाब से ही परमिशन दी जा सकती है। दूसरा, अभी तक क्या होता था, कांग्रेस के समय में जो माइने दी थी लोग छोड़कर चले जाते थे, बाद में वहां गड्ढे रहते थे। जितने भी ये यूट्यूबर दिखा रहे हैं ये वो कांग्रेस के करे हुए माइन के गड्ढे दिखा रहे हैं। उनका आरोप तो सर आप पे ये है कि आरोप वही तो 2010 में हमने किया, आरोप वही आप कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे। आरोप तो कुछ भी, उनके तो चीज को कभी मान्यता नहीं मिली, कोर्ट ने कभी स्वीकृति नहीं दी। पर सर क्या वो जजमेंट सेम था? जो नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं था। उससे तो निराश होकर के, उससे तो राजस्थान में निराशा आई। उसके बाद कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट करी। कमेटी में मिनिस्ट्री जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट की, उनको करा। उनके साथ शीर्ष संस्थाएं करी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करी, देश की जितनी भी भूगर्भ है उसका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं उनको रखा। उसके साथ कोर्ट की जो अपनी कमेटी है, सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी, उसके रिप्रेजेंटेटिव को रखा। फिर चारों राज्यों के सेक्रेटरीज को रखा जो फॉरेस्ट के सेक्रेटरीज हैं। तो ये अब एक राज्य का विषय नहीं था, ये चारों राज्य का विषय था। और उसके बाद जजमेंट के पैरा नंबर 50 में डायरेक्शन दिया
क्या डायरेक्शन दिया? पहले कोई माइनिंग नहीं होगी। दूसरा, माइनिंग करने से पहले मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज आईसीएफआर का। तीसरा, जो आपने चारों शर्तें कही उनको करना पड़ेगा, रेस्टोरेशन करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अनिवार्य होने पर स्ट्रेटेजिक माइनिंग की इजाजत दी जा सकती है। अशोक गहलोत जी ने जो आरोप लगाया, क्योंकि ये राजस्थान के एक सेंटिमेंट की बात है, वहां के जो भील प्रजाति है उनके लिए बड़ा सेंटिमेंटल इशू है, वो ये कह रहे हैं कि 2010 में भी मैंने सेम बात कही थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्यों नहीं दे रिजेक्ट दिया? कर दिया, और अब 2024 में यही बात को स्वीकार किया। क्या ये बात सही है? ये गलत है। उनकी किसी बात को पे कोई निर्णय नहीं था। उन्होंने जीवन में आज तक कोई इसमें किया ही नहीं। राजस्थान में इलीगल माइने चली। आज ये जो निर्णय आया है ये चारों राज्यों का एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पे आया है, और अभी तो ये पूरा नहीं हुआ है। अभी तो कोई नई माइन नहीं हो सकती जब तक मैनेजमेंट प्लान ना बने। अब दो बातें, एक ये कि ये सारा जो सामान है क्रिटिकल मिनरल को छोड़ देते हैं, वो हमको बाड़मेर और दूसरी जगह से भी मिल सकता है, तो क्या सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से हम अरावली और क्रिटिकल मिनरल अगर है तो क्या, जैसे हम सैटेलाइट आजकल टेक्नोलॉजी से पता कर लेते हैं, तो इतना है कि हमको अरावलीज में माइनिंग करने की जरूरत है? देखो, इसी के लिए तो उन्होंने प्लान बनाने की बात करी है। जब आपके पास प्लान नहीं है, जब आपके पास डेटा नहीं है, जब आपके पास रेस्टोरेशन प्लान नहीं है, आप किसी भी जगह को जाकर के खोद देंगे, आप किसी भी जगह पे जाके इलीगल कर देंगे, तो इसका प्लान बनना चाहिए ना, और प्लान सार्वजनिक होना चाहिए। वही कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। सर, उदाहरण के तौर पे जैसे हम उत्तराखंड को लेते हैं, जो सवाल है पब्लिक फोरम में या जो रोष है वो ये कि उत्तराखंड में जब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अलाउ किया तो वो वैध से कब अवैध हो जाता है। कंस्ट्रक्शन कोई अलाउ नहीं है। प्रोहिबिटेड एरिया में ना कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ है, ना कोई माइनिंग अलाउ है। तो जब इलीगल माइनिंग होती है, वही उंगली पकड़ाते हैं तो हाथ पकड़ लिया जाता है। तो आरोप सरकार पे यह है, केंद्र सरकार पे, कि माइनिंग खोल देंगे, जबकि आपने आज बिल्कुल साफ तरीके से बोला माइनिंग नहीं हो रही है। नहीं, जजमेंट में ही लिखा है, नो न्यू माइनिंग लीज विल बी गिवन अनलेस एंड अनटिल डिस्ट्रिक्ट का एक मैनेजमेंट प्लान नहीं बनेगा, आईसीएफआर की रिपोर्ट उस पर नहीं होगी, रेस्टोरेशन प्लान नहीं बनेगा। ये एकदम क्लियर है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि अरावली खुल जाएगी, कहीं नहीं खुल रही है। मेरा सवाल ये है कि आपने वैसे इसको मना किया है, फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अरावली को नई माइनिंग को खोलेंगे, नई लीज दी जाएगी? अभी तो सवाल ही नहीं उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा है कि हर जिले का एक व्यापक मैनेजमेंट प्लान बने साइंटिफिक, और उसके बाद आईसीएफआर की स्टडी हो। उसमें पहले जिसको कहते हैं ना सस्टेनेबल, कि सस्टेन कैसा हो सकता है, फिर उसमें कुछ प्रोहिबिशन है कि जो प्रोहिबिटेड एरिया अगर आ जाते हैं नहीं हो सकती है, वाटर बॉडीज आ सकती है नहीं हो सकती है। फिर जो रेस्ट ऑफ द एरिया है उसमें पहले पर्वत और पर्वत श्रृंखला माइनिंग के हिसाब से पहचान किया जाए और वहां पर रेस्ट्रिक्टिव तरीके से हो, तो वो तो पूरा लॉ है। देखो, ये जो लोग कह रहे हैं ना चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वही है, एनवायरमेंट क्लियरेंस एक्ट वही है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वही है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस एक्ट वही है, तो लॉ तो वही है। लॉ का तो पालन करना होगा। लॉ के पालन करना और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट का प्लान है उसका जो गैप था, उसमें ज्यादा फायदा कौन उठा रहे थे? इलीगल माइनिंग करने वाले। इलीगल माइनिंग उसमें। सर, एक और चीज, एमपीएसएम की बात जो अपन कर भी रहे थे, उसके लिए कोई काम आगे बढ़ा क्या आपने? जैसे मिशनरी स्टोन्स अभी तो निर्णय आया है जी। निर्णय आने के बाद लोग रिव्यू में गए हैं, तो मामला तो अभी पुणे अदालत में है। जिनको विषय रखना है वहां विषय रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, जब आप अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम अरावली में वो ग्रीन पूरी उसकी बात करते हैं कि वॉल तैयार हो, और आपने कहा बार बार इकोलॉजी तैयार होने में लगभग 500 साल लग जाते हैं, उसको इकोलॉजी बनने में, किसी भी पहाड़ से उसको। तो मेरा जो हो सकता है कि एक इनोसेंट सवाल है ये, आज हम कोई एक पेड़ लगाना चाहें, आपने कहा आंवले के लगाए, और एक जो इतनी पुरानी, मतलब जिसे कहें कि हिमालय के दादाजी हैं, अगर हम अरावली का जिक्र करें, वहां जो पेड़ लगे हुए हैं पहले हम उनको हटा दें। अब तो आप कह रहे हैं कि माइनिंग होगी नहीं या होगी तो लिमिटेड, पर उनको जब हटाएंगे और फिर नए पेड़ लगाएं और उसको इकोलॉजी बनने में वो 500 साल लगेंगे, तो उस 500 साल का गैप कैसे हम पूरा ऐसे करें? नहीं होता है कि नए लगाएं, ये लगातार कंटिन्यू प्रोसेस होता है। इकोलॉजी एज ए इवोल्यूशन होता है,
वरना तो कभी आप फॉरेस्ट्री में पढ़ोगे तो वहां तो कोई पेड़ लगाने जाता नहीं है, कोई बीज लगाने जाता नहीं है। नेचर का एक सिस्टम होता है और कई बार बीज को आगे फैलाने में चिड़िया कैरियर का काम करती है। बड़ा एक इकोलॉजिकल इट्स वर्क लाइक ए साइकिल, उस साइकिल के नाते काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इवन फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान में भी हम जब कई बार देखते हैं तो कई ऐसी स्पीशीज आ जाती हैं जो उस वायु के अनुकूल नहीं होती। हम भी देखते हैं कि जूली फ्लोरा हमारे यहाँ पर ऐसा आ जाता है या और कुछ ऐसे पौधे आ गए हैं। तो फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान में हम उसको रेस्टोरेशन का काम करते हैं, उसको निकाल के नया फॉरेस्ट लगाते हैं। डिबेट ये हो रही है कि हमारे जो एक नेचुरल वॉल की तरह है, जो हमें सपोर्ट करता है, जो थार डेजर्ट को यहाँ आने से रोकता है, जो एनसीआर को धूल में मिट्टी लाने से रोक रहा है, जो हमारे वाटर मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, जो हमारी मॉइस्चर पानी को सपोर्ट करता है, सब चीज को सपोर्ट करने वाले अरावलीज के साथ सरकार कहीं ना कहीं माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए बड़े बिजनेसमैन को दे रही है। क्या ये आरोप गलत है? गलत है, झूठ है। मैं पूरी तरीके से नकारता हूं। किसी बड़े बिजनेसमैन को नहीं दिया जा रहा है और अभी तक दिया ही नहीं जा सकता है। अब तो जजमेंट के हिसाब से नो फ्यूचर माइनिंग है। अब केंद्र सरकार और हम टेक्नोलॉजी वाइज इतना आगे बढ़ गए हैं, तो टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, इन सब से आपने देखा कि पिछले 5 सालों में, 1 साल में कोई इलीगल माइनिंग कहाँ बढ़ी है, तो डेटा आ जाता है। राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है क्योंकि जो जंगल की जमीन होती है उसकी ऑनर राज्य सरकार होती है। इसको लेकर आपने कोई गुजरात में, राजस्थान में, सभी जगहों पे आप, बल्कि हम प्रेरित भी करते हैं और हम ये भी प्रेरित करते हैं कि सभी मुख्यमंत्री ग्रीन अरावली में लगे। और मेरे को आपको बताना चाहूंगा कि इस बार 5 जून को जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आए थे तो हमारे चारों मुख्यमंत्री, मतलब भजन लाल जी जमुआ रामगढ़ गए थे, हमारे भूपेन्द्र जी गुजरात वाले जो हैं वो बनासकांठा में गए थे और हरियाणा के नायब सैनी जी भिवानी की तरफ गए थे और रेखा गुप्ता जी और मैं तो स्वयं प्रधानमंत्री जी के साथ थे। तो ये तो हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता है। और गुजरात सरकार ने भी, राजस्थान सरकार ने भी, दिल्ली सरकार ने भी एक पेड़ माँ के नाम पे अरावली में बहुत बड़ा वृक्षारोपण किया है। ये अरावलीज वो जगह है जो उस मॉइस्चर को, जो रिजेस की बात करते हैं, वो उस मॉइस्चर को होल्ड करके बारिश लाने में काम करते हैं। अभी दिल्ली सरकार ने एक आर्टिफिशियल रेन का एक प्रोजेक्ट किया जो नहीं उतना सक्सेसफुल हो पाया और दिल्ली में सांस लेने को लेकर कहा जाता है कि फेफड़े रोज दिन पे दिन खराब हो रहे हैं। उस लिहाज से सरकार, कब तक ऐसा होगा कि दिल्ली में हम सांस ले पाएंगे सर्दियों में? देखिए, पॉल्यूशन का जो कारण है उसके 2 कारण है। पहला कारण है मानव आधारित गतिविधि। मानव आधारित गतिविधि में जो कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन और जो अमोनिया निकलती हैं उसके कारण प्रदूषण के कण निकलते हैं। PM 2.5, PM 10, 2.5 माइक्रोन से कम के वो कण होते हैं जो हवा में जाते हैं। दूसरा जो डस्ट होता है, डस्ट के कारण भी वो कण PM 10 जाते हैं और इन जो 8 प्रकार की गैसेस और कण होते हैं, इनके 24 घंटे के विश्लेषण के आधार पर एक मानक निकाला जाता है जिसको हम AQI कहते हैं। कांग्रेस के राज में तो लोगों को पता ही नहीं था AQI क्या है। इसको सबसे पहले लॉन्च ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आने के बाद किया और हमने दिल्ली नहीं, देश के 130 शहरों में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में वैसे तो NCR रीजन में इस बार देश में 3 लाख से 10 लाख वाले शहरों में हमारा अलवर तीसरे नंबर पे आया। उसके लिए हमने कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अब विषय ये होता है कि पर्टिकुलर दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसमें दिल्ली शहर भी है और दिल्ली शहर के साथ जुड़ा हुआ NCR का एरिया भी है, मतलब सोनीपत, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली। तो सबसे पहला पॉल्यूशन व्हीकल है, व्हीकल है, क्योंकि व्हीकल से तो गैस वो निकलेगा ही, कार्बन। तो व्हीकल में दुनिया भर में जिन देशों में पॉल्यूशन पे नियंत्रण पाया है वो क्लीन फ्यूल की ओर गए हैं।
जितना बढ़िया फ्यूल इस्तेमाल करोगे उतना ही एमिशन कम होगा। तो दिल्ली में हम BS6 लाए, लेकिन पुरानी गाड़ियों के जो पोल्यूशन के स्टैंडर्ड है उसकी चेक की बात अब इस सख्ती से शुरू करी है। अब व्हीकल में बड़े ट्रक ये वगैरह भी चलते हैं, इनके भी हैं। और दूसरा जो पोल्यूशन है व्हीकल में ही, वो व्हीकल के निकलने के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट का है। एक एक जगह पे अगर लंबा ट्रैफिक रुकेगा 2-2 घंटे, आप भी अभी ट्रैफिक में फंस गई थी, तो कितनी गाड़ियों का धुआं एक साथ निकलता है, खासकर शाम पीक आवर्स में। दैट क्रिएट इम्पैक्ट। तो हमने पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर ऐसे 60 स्थान आइडेंटिफाई किए हैं और दिल्ली के शहरों में भी करें। हमने गुड़गांव, फरीदाबाद सब जगह कहा है। तो उन्होंने 1 साल का अपना प्लान बनाया है। दूसरा जो पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल है। तो इंडस्ट्रियल में भी हमें क्लीन फ्यूल की ओर जाना पड़ेगा। तो दिल्ली के जो 240 आसपास के इंडस्ट्रियल एस्टेट है उसको हमने PNG पे कराया है, ताकि गैस पे जाएं तो उनका बाकी का कम हो, डीजल। और उसके साथ ही साथ आप ये देखेंगी कि जो रेड और ऑरेंज की कैटेगरी की है उधर अब हमने OCM के डिवाइस लगाए हैं। सर आपने टिप्स पर थॉरली समझाया, पर एक बात बताइए सर, इन सारे कामों में कितना समय लगेगा कि हम कौन सी सर्दी में AQI हम 100 के पास हो, 150 हो मैक्सिमम? साल दर साल बेहतर हो रहे हैं। इस बार हमने ज्यादा बेहतर रहे हैं। अंत में ये आने के बाद भी मौसमी गतिविधि होती है। क्या है, सर्दी में वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर वो ऊपर से जाते हैं बादल, तो नीचे का जो विंड है उसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाती है। तो विंड की स्पीड अगर 0 हो जाएगी और एमिशन इतना ही रहेगा, तो वो जो पार्टिकुलेट है PM2.5 और PM10 हवा में बने रहते हैं। तो फिर विंड का इंतजार करते हैं। तो ये जो ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगते हैं, तो हमारा CAQM का और भारत मौसम विज्ञान केंद्र का रेगुलर कोऑर्डिनेशन रहता है। उनसे वो विंड की स्पीड, हवा और तापमान पूछते हैं और प्रिकॉशन के बेस पे अब और कुछ नहीं होगा तो फिर ये क्रैब लगा करके ज्यादा एमिशन वाली गतियों को पहले रेस्ट्रिक्शन करना, ज्यादा अगर विंड की स्पीड कम हो तो उससे। तो ये जो ग्रैप लगाने की विषय है ये उसी आधार पे किया जाता है। ग्रीन अरावली में लोगों के योगदान की जरूरत है। मैं क्लीन दिल्ली में भी लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। सर एक चीज समझना चाहते हैं, पहले क्योंकि पॉलिटिकल इशू हो गया है पोल्यूशन, पहले अरविंद केजरीवाल सरकार से जबरदस्त पूछा जाता था, कोई जवाब नहीं था। पर क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी जो नहीं सोची जाती हैं, तो उनसे एक बहुत ऑब्वियस उम्मीद है कि वो तो कर देंगे। उस करने की श्रृंखला में पहले आती थी पराली को लेकर, पंजाब सरकार को लेकर आती थी बात। अब पराली के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान कहा कि पराली इज नो इशू, क्योंकि कोरोना के दौरान व्हीकल जैसा आपने जिक्र किया। अब सवाल ये है कि जो सबसे बड़ी बात जो आपने थर्मल पावर प्लांट का जिक्र किया, मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, उस रिपोर्ट में खास तौर पे कहा गया था कि सल्फर बेस्ड स्मोक सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। अब वो 150-200 किलोमीटर के दायरे में है दिल्ली NCR के, लेकिन NGT का ये मानना है कि वो तो बहुत दूर है। लेकिन सर्दियों में क्योंकि हवा भारी हो जाती है तो वही स्मोक रहता है। तो उन थर्मल पावर प्लांट्स को अभी तक बंद नहीं किया गया है, उन पे रोक नहीं लगी। ऐसा नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के आसपास 7 लगे हुए हैं उनमें से 6 में लग गए हैं, 1 में और लगना है जो सल्फर को खत्म करता है। लेकिन जो 300 किलोमीटर की दूरी पे है उनकी चिमनी को 275 मीटर के ऊपर बनाने का विषय है। उसका पूरी तरीके से पालन किया गया है। इसमें भी अलग अलग संस्थानों के अध्ययन है। सर वो 4 चीजें क्या हैं जो पब्लिक अगर आपको योगदान देना चाहे तो क्या करे इस पोल्यूशन को कम करने के लिए? एक तो अपना पर्सनल व्यवहार में हम खुद देखें कि हमारे गतिविधियों से एमिशन कितना होता है और ऑक्सीजन कितना होता है। एक परिवार में एक व्यक्ति के लिए 5 पेड़ चाहिए होते हैं, तो 4 व्यक्ति सुबह से शाम तक कार लेके जाते हैं, सारा काम करते हैं। तो हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा। दूसरा, क्लीन मूवमेंट की दृष्टि से जागृति करनी होगी। मुझे लगता है कि ये 2 चीजें ही ऐसी हैं कि अगर सब व्यक्ति मिलकर के करें तो पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ का विषय लेकर के हम जाते हैं उसमें हम 7 आयाम बताते हैं जिस पे सबको ध्यान देना चाहिए। वो है सेव एनर्जी, सेव वाटर, सेव फूड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट,
reuse of e-waste, ban of single-use plastic, and healthy lifestyle. This is the way of Mission Life. तो सर एक ये बड़ा सवाल ये है कि बाघ जो हैं खासतौर पे सवाई माधोपुर में अपने अभी सर्वोच्च उस पर हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब उनको 10 लोगों को रहना है और 20 उस छत के नीचे रहेंगे तो वो परेशान होते हैं, वो बाहर जाते हैं। आपने देखा सिविल लाइंस आए और ऐसे बहुत सारे आंकड़े रिपोर्ट्स हैं जिसमें उन्होंने मनुष्य को खा लिया। ऐसे में सर बाघों का स्ट्रेस मैनेजमेंट और जो फर्टिलिटी इशू है, इनफर्टिलिटी का जो मुद्दा आ रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखो, हर फॉरेस्ट जगह का हम एक मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं। अभी मैनेजमेंट प्लान की समीक्षा होने के बाद जहां अतिरिक्त बाघ होते हैं उसके लिए एक ट्रांसलोकेशन की व्यवस्था होती है। मैं अभी पर्टिकुलर जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि मेरा एक बार रिव्यू देखना और बाकी है, तो जब मैं रणथंभौर का रिव्यू देखूंगा तब मैं आपसे बात करूंगा। सर फिर एक चीज और ये समझेंगे, जैसे इनफर्टिलिटी इशू को हमने ये नोटिस करा और मैंने ऐसी काफी सारी रिपोर्ट्स देखी जिसमें कुछ बाघ तो बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। तो जो ये विलेजर्स हैं जो वहां रहते हैं उनके रिलोकेशन के लिए भी कोई प्लान होगा? ये अलग अलग जगहों पे किए जाते हैं, उसके पैकेजेस को भी हमने अच्छा करने का काम किया है, लेकिन ये आपसी सहमति के माध्यम से होता है और हम जल्दी ही सारे विषयों को पूरा करेंगे। सर मेरे आखिरी के 2 सवाल हैं क्योंकि आपसे बात हो रही है और पॉलिटिकल चर्चा ना हो। सर आपकी स्ट्राइक रेट देखी गई है, जिस राज्य का आप अपने जिम्मा लेते हैं उस पे चुनाव जीतते हैं। सर इसके पीछे कोई मंत्र है, आप पूजा पाठ करके बाहर निकलते हैं, या आपको कुछ स्ट्रेटेजी समझ आ गई है, या आप उन्हीं राज्यों को चुनते हैं जहां आपको समझ में आता है जीत है? ये वजह क्या? आपकी स्ट्राइक रेट संगठनात्मक शक्तियों की एक अलग तरीके से व्याख्या होने लगी है। सच्चे मन से काम करता हूँ, झूठ बोल के कोई काम नहीं करता। लेकिन सर मैंने खुद आपसे पूछा था जब महाराष्ट्र का चुनाव था, आपने कहा चिंता मत करो और बम्पर जीत हुई। हरियाणा और शायद किसी भी राज्य में, तब से आपसे को कवर करती आ रही हूँ, जब आप गुजरात में गए थे और आपके सामने अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रभारी के रूप में आए थे, तब भी बहुत क्रिटिकल चुनाव होने के बाद भी जीत हासिल हुई। इसके पीछे फिर भी आपके जो कार्यकर्ता हैं या आपके फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं। सर ऐसा है, जो काम अपने को मिले, जो काम आपके हाथ में हो, जो काम आपके पास में हो, उसको सच्चे मन से करो। इसके अलावा दुनिया में कोई मंत्र होता ही नहीं है। सर आपके जीवन में कोई पॉलिटिकल गुरु आप किसी को मानते हैं? अमित शाह के लिए अक्सर कहा जाता है कि अमित शाह जी आपके पॉलिटिकल गुरु हैं, लेकिन क्या ताकत है आपकी? एक सौभाग्य रहा है कि मेरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर मिला है और उनके मंत्रिमंडल में काम करते हुए मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं सबसे पहले राष्ट्रीय मंत्री बना था, तब मैं माननीय राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। उसके बाद अमित भाई के साथ तो मेरे को राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला और उनके साथ मैंने बहुत सारा पॉलिटिकल विषय को सीखा। बाद में मैं नड्डा जी की अध्यक्षता में भी मैंने काम किया, तो मेरे सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ भी मेरे को सीखने को मिला। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जेटली जी, सुषमा जी, अनंत कुमार, मनोहर पारिकर ऐसे अच्छे नेताओं से मेरे को साथ मिला। और एक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते बहुत सारे संघ के प्रचारकों से भी मेरे को जीवन में मूल्यवान बातें सीखने को मिली। तो मुझे लगता है कि भाजपा में एज ए परिवार के नाते मैंने काम किया और सब लोगों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं जीवन में कुछ सुधार और सीख कर ही हम आगे बढ़े। सर एक आखिरी सवाल जो मैं चाहती हूँ सीधे दिल से आपके आए। कोई व्यक्ति जिसने जाहिर तौर पे अजमेर से आपने पढ़ाई शुरू की, आपका जन्म स्थान, उसके बाद आप जबरदस्त एक ओरेटर रहे। आज भी कहा जाता है कि आपके घर में अगर कोई आया है, कोई भी आया हो, उसको या तो अपॉइंटमेंट मिलेगा या जवाब मिलेगा, उसको अटेंड किया जाएगा। ये सारे कार्यकर्ता कहते हैं। दिल्ली में अगर आपके घर पे कोई आया हो, मंत्रालय में कोई आया हो, और इसके साथ साथ आप बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसके साथ साथ आपने किताब लिखी और आपसे बेहतर नहीं बता सकता है एनवायरनमेंट पे आपने किताब लिखी सुप्रीम कोर्ट। इन तमाम चीजों के पीछे कौन सी शक्ति है? क्या आप मेडिटेट करते हैं, कोई भगवान को मानते हैं, या कोई एक एनर्जी कौन है वो पीछे जिसकी वजह से सब कुछ ऐसे एफर्टलेसली मैनेज हो रहा है? और ये वास्तविकता में आपके कार्यकर्ताओं को जानने की जरूरत है कि ऐसे कैसे बन पाए जीवन में आगे। ऐसा है कि जो भी काम आपके हाथ में हो उसको ईमानदारी से करो। मैंने आपको पहले भी यही उत्तर दिया, अब भी यही उत्तर दिया। एक साथ कोई 20वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंचता है। जो सीढ़ी आपके सामने है उसको अच्छे ढंग से सजगता से चढ़ो, बस और कुछ नहीं हो। आगे की सीढ़ी क्या है सर? कहाँ देखते हैं अपने आप को 5 साल के अंदर?
दूसरी देखता हूँ, सो भी नहीं देखता। तो जो सामने आज के दिन का जो काम है उसको आज ईमानदारी से करो, झूठ मत बोलो, जो मन में हो सच्चा हो वो काम करो, बाकी और कोई जिंदगी में मंत्र नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank you. बेहद सरलता के साथ एक एक बात का जवाब। और एक बात करनी यहां पर जरूरी है कि हमें जो बात थी शुरुआत में, किस कीमत पर, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, हमें मार्बल वाले घर चाहिए, हमें बड़ी बड़ी इमारतें चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम बात चाइना से कंपैरिजन की करते हैं, हम ये कहते हैं कि चाइना कितना आगे निकल गया, हम और लोकतंत्र की बात करते हैं, हमें वो आजादी बोलने की भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से अगर सप्लाई ना हो तो भी सरकार पर सवाल, और सप्लाई हो तो भी सरकार की नीयत पर सवाल। आज भूपेंद्र यादव जी ने एक एक बात का बेबाक तरीके से जवाब देकर कहा कि अरावलीज को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और ना ही दिल्ली, जो कि देश की धड़कन है, देश की राजधानी है, उसको नुकसान होगा। ये पॉडकास्ट जरूर देखिए, मुझे लगता है आपके हर एक चिंता का निवारण इस पॉडकास्ट में मिलेगा। और फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे डीएम जरूर कीजिएगा, हम अगली बार मंत्री जी से खुद उन तमाम सवालों का जवाब लेने पहुंचेंगे। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए।